काले बादलों के बीच एक यात्री विमान तेजी से आगे बढ़ रहा था। बाहर बिजली बार बार आसमान को चीर रही थी और उसकी हर गड़गड़ाहट किसी अनदेखे खतरे का एहसास करा रही थी। विमान में बैठे किसी भी यात्री को अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सामान्य सफर साबित होने वाला है। इन्हीं यात्रियों में शॉन और बेन भी मौजूद थे, दो युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और महीनों की मेहनत लगाकर एक अनोखी सोशल मीडिया ऐप बनाई थी। उनका सपना था कि यह ऐप दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों को चुनौती देगी। इसी उम्मीद के साथ वे अमेरिका से रूस की राजधानी मॉस्को जा रहे थे, जहां उनका तीसरा पार्टनर पहले से ही बड़े निवेशकों के साथ मीटिंग तय कर चुका था। अगर ये डील हो जाती तो उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल सकती थी। सफर के दौरान एयर होस्टेस शॉन से मोबाइल फोन बंद करने का अनुरोध करती है कि तभी अचानक पूरा विमान तेजी से हिलने लगता है। अगले ही पल केबिन की सारी लाइटें बुझ जाती हैं और कुछ सेकंड के लिए चारों तरफ घुप अंधेरा छा जाता है। बाहर बिजली पहले से कहीं ज्यादा भयावह तरीके से चमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बादलों के बीच कोई अदृश्य ताकत जाग चुकी हो। विमान में बैठे यात्रियों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगता है, लेकिन कुछ ही क्षण बाद लाइटें दोबारा जल उठती हैं और पायलट सभी को भरोसा दिलाता है कि घबराने की कोई बात नहीं, यह सिर्फ सामान्य टर्बुलेंस था। धीरे धीरे माहौल फिर शांत हो जाता है, लेकिन शॉन के मन की बेचैनी खत्म नहीं होती। उसे लगातार महसूस हो रहा था कि यह कोई साधारण तूफान नहीं था, जैसे किसी बहुत बड़े तूफान की शुरुआत अभी अभी हुई हो। कुछ समय बाद विमान सुरक्षित मॉस्को में उतर जाता है। दोनों दोस्त राहत की सांस लेते हैं और एयरपोर्ट से सीधे निवेशकों से मिलने निकल पड़ते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही घंटों बाद पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। कुछ देर बाद दोनों उस आलीशान ऑफिस बिल्डिंग के बाहर पहुंचते हैं, जहां उनकी जिंदगी बदलने वाली सबसे बड़ी मीटिंग होने वाली थी। लेकिन जैसे ही वे कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर कदम रखते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनका तीसरा पार्टनर स्काइलर पहले से ही निवेशकों के साथ मीटिंग कर रहा था। उसने उनकी बनाई हुई पूरी ऐप और पूरा आइडिया अपने नाम पर पेश कर दिया था। इतना ही नहीं, उसने पहले ही उस प्रोजेक्ट का कॉपीराइट अपने नाम दर्ज करा लिया था और करोड़ों की निवेश राशि भी हासिल कर ली थी। शॉन और बेन कुछ समझ पाते उससे पहले ही स्काइलर सिक्योरिटी बुलाकर उन्हें ऑफिस से बाहर निकलवा देता है। कुछ ही मिनटों में उनकी महीनों की मेहनत और उनका भविष्य बिखर चुका था। पूरी तरह टूटे हुए दोनों दोस्त अपना गम भुलाने के लिए पास के एक बार में पहुंच जाते हैं, लेकिन किस्मत जैसे उनका लगातार मजाक उड़ा रही थी। वहीं उन्हें स्काइलर भी दिखाई देता है, जो उनकी मेहनत चुराकर अपनी जीत का जश्न मना रहा था। तभी उनकी मुलाकात दो अमेरिकी लड़कियों नताली और एनी से होती है, जो घूमने के लिए मॉस्को आई थी। संयोग से वे उसी ऐप का इस्तेमाल कर रही थीं जिसे शॉन और बेन ने बनाया था। चारों की बातचीत अभी शुरू ही हुई थी कि अचानक पूरे बार की लाइटें एक झटके में बुझ जाती हैं। कुछ सेकंड के लिए ऐसा सन्नाटा छा जाता है मानो पूरी दुनिया की धड़कन रुक गई हो। घबराए हुए लोग बाहर निकलते हैं और आसमान की तरफ देखते ही उनके होश उड़ जाते हैं। पूरा आसमान एक अजीब पीली चमक से भर चुका था। ऐसा लग रहा था मानो कोई अनजान शक्ति बादलों के पीछे से धरती पर उतर रही हो। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। उनमें से एक चमकती हुई आकृति बार के ठीक बाहर उतरती है, लेकिन जमीन छूते ही गायब हो जाती है। वहां सिर्फ हवा में अजीब सी कंपन महसूस होने लगते हैं। आसपास खड़े लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर वहां है क्या। तभी एक पुलिस अधिकारी सावधानी से आगे बढ़ता है और अपनी डंडे से उस जगह को छूने की कोशिश करता है। अगले ही पल उसका पूरा शरीर राख बनकर हवा में बिखर जाता है। यह खौफनाक दृश्य देखते ही पूरे इलाके में भगदड़ मच जाती है। दूसरा पुलिस अधिकारी घबराकर गोलियां चलाता है, लेकिन वे किसी अदृश्य चीज से टकराकर बेअसर हो जाती है। अब यह साफ हो चुका था कि धरती पर कुछ ऐसा आ चुका है जिसे न देखा जा सकता था और न ही सामान्य हथियारों से रोका जा सकता था। कुछ ही पलों में ऐसी कई अदृश्य शक्तियां पूरे इलाके में फैल जाती हैं और लोगों का शिकार करने लगती है। शॉन, बेन, नताली और एनी किसी तरह बाकी बचे लोगों के साथ भागकर दोबारा बार के अंदर छिप जाते हैं। वे तुरंत दरवाजे बंद कर देते हैं, लेकिन बाहर से आने वाले भीषण झटकों से खिड़कियों के शीशे टूटने लगते हैं। अदृश्य हमलावर अब इमारत के भीतर मौजूद हर इंसान को ढूंढ रहे थे। लोग सांस रोककर जहां तहां छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक एक करके सब उनकी पकड़ में आते जा रहे थे। तभी वहां मौजूद एक शख्स आखिरी उम्मीद के तौर पर आग जलाकर उनका रास्ता रोकने की कोशिश करता है। कुछ क्षणों के लिए वे रहस्यमयी प्राणी पीछे हट जाते हैं और उसी मौके का फायदा उठाकर बाकी बचे लोग खुद को इमारत के भीतर एक सुरक्षित कमरे में बंद कर लेते हैं।
इस अफरा तफरी के बीच स्काइलर अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर मौत के मुंह में छोड़कर खुद अंदर घुस जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। उसी पल साफ हो जाता है कि अपनी जान बचाने के लिए वह किसी को भी कुर्बान कर सकता है। दूसरी तरफ शॉन, बेन, नेटली और एनी घायल बारटेंडर को संभालते हुए एक स्टोर रूम में छिप जाते हैं। बाहर से लगातार लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी और हर गुजरते पल के साथ ऐसा लग रहा था कि पूरा शहर खत्म हो चुका है। कुछ देर बाद दरवाजे पर मदद मांगने की आवाज आती है। नेटली दरवाजा खोलती है तो सामने स्काइलर खड़ा था, वही इंसान जिसने कुछ घंटे पहले उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। फिर भी वे उसे अंदर आने देते हैं। स्टोर रूम में खाना, पानी और जरूरी सामान मौजूद था, इसलिए फिलहाल वही उनकी सुरक्षित पनाहगाह बन जाता है। पर कुछ ही घंटों बाद घायल बारटेंडर दम तोड़ देता है। उसकी लाश को वे भारी मन से एक कोने में रख देते हैं और फिर इंतजार शुरू होता है। देखते ही देखते 5 दिन गुजर जाते हैं। बाहर अब कई घंटों से कोई आवाज नहीं आई थी और उनका सारा खाना भी खत्म होने लगा था, इसलिए आखिरकार वे बाहर निकलने का फैसला करते हैं। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि कोई अदृश्य एलियन पूरी दुनिया में इंसानों का सफाया कर रहा है, पर उसका मकसद क्या था यह भी रहस्य था। चूंकि सभी अमेरिकी थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अमेरिकी दूतावास पहुंचने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि शायद वहां सेना हो या अमेरिका अब भी सुरक्षित हो। 5 दिन बाद जब वे स्टोर रूम से बाहर निकलते हैं तो पूरा मॉस्को एक भूतिया शहर में बदल चुका था। सड़कों पर सैकड़ों गाड़ियां खड़ी थी, पर उन्हें चलाने वाला कोई नहीं था। चारों तरफ सिर्फ डरावना सन्नाटा था। वे जल्दी जल्दी खाने पीने का सामान और जरूरी चीजें इकट्ठा करते हैं। तभी उन्हें शहर का नक्शा मिल जाता है, जिससे पता चलता है कि अमेरिकी दूतावास शहर के दूसरे छोर पर है। उम्मीद की एक किरण जरूर मिली थी, पर वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। सुनसान गलियों से गुजरते हुए उन्हें दीवार के पीछे कांपती हुई एक डरी रूसी महिला दिखती है। वे उसे रास्ता पूछने की कोशिश करते हैं, पर भाषा की दीवार आड़े आ जाती है। वह घबराकर इशारे से उन्हें चले जाने को कहती है और फिर छिप जाती है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर पता चलता है कि दूसरे हिस्से तक जाने वाला पुल पूरी तरह टूट चुका है, इसलिए उन्हें नया रास्ता तलाशना पड़ता है। रास्ते में उन्हें एक खाली पुलिस कार दिखाई देती है, जिसमें किसी अंग्रेजी नक्शे या रेडियो के मिलने की उम्मीद थी। स्काइलर और बेन कार की तरफ बढ़ते हैं और बाकी तीनों छिप जाते हैं। तभी दूर एक कुत्ता जोर से भौंकता है और अगले ही पल हवा में राख बनकर गायब हो जाता है। ये देखकर दोनों समझ जाते हैं कि वह अदृश्य एलियन फिर उनके बेहद करीब आ चुका है। वे तुरंत कार के नीचे छिप जाते हैं और बाकी लोगों को पास के मॉल में भागने का इशारा करते हैं। कुछ ही सेकंड बाद वह रहस्यमयी एलियन कार के पास पहुंचता है और उसके आते ही कार की हेडलाइट अपने आप जल उठती है। वह कुछ पल वहीं रुककर आसपास की हर चीज को स्कैन करता है, पर कार के नीचे छिपे दोनों दोस्तों को ढूंढ नहीं पाता और आगे बढ़ जाता है। उसके जाते ही दोनों जान बचाकर मॉल में पहुंच जाते हैं, पर मॉल के अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। एक विशाल यात्री विमान छत को तोड़ते हुए सीधे इमारत के बीचों बीच आ गिरा था। अब साफ हो चुका था कि इन एलियंस से न जमीन सुरक्षित थी और न आसमान। ये देखकर स्काइलर डरकर कहता है कि अब पूरी पृथ्वी इनके कब्जे में होगी, इसलिए यहीं छिपे रहना बेहतर है। पर शॉन और बेन हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्हें याद आता है कि एलियन के करीब आते ही पुलिस कार की लाइटें जल उठी थी और हमले वाली रात भी पूरे शहर की बिजली एक साथ गायब हो गई थी। इससे उन्हें अंदाजा होता है कि इन जीवों का किसी शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र से संबंध है। इसी सोच के साथ वे अपने गले में छोटे पीले लैंप टांग लेते हैं, ताकि एलियन के पास आने पर रोशनी उन्हें पहले ही चेतावनी दे दे। 5 दिनों से एक ही कपड़ों में रहने के कारण वे दुकान से नए कपड़े भी पहन लेते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से भाग सके। तभी अचानक उनके गले में टंगे लैंप चमकने लगते हैं। एलियन वहीं मौजूद था। शॉन तुरंत कांच की एक बड़ी दीवार के पास जाकर बिल्कुल शांत खड़ा हो जाता है। हैरानी की बात यह थी कि एलियन उसके बेहद करीब से गुजरता है, पर उसे देख ही नहीं पाता। उसी समय कपड़े बदल रही नेटली भी खतरे में आ जाती है। शॉन तुरंत उसे अपनी तरफ खींच लेता है और दोनों कांच के पास बिल्कुल स्थिर खड़े रहते हैं। इस बार भी एलियन उन्हें पहचान नहीं पाता और आगे बढ़ जाता है। अब शॉन समझ जाता है कि ये जीव कांच के आर पार अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे नहीं भेज सकते, इसलिए शीशे के पास खड़े इंसानों का पता नहीं लगा पाते। पहली बार उन्हें इन रहस्यमयी दुश्मनों की एक कमजोरी मिल चुकी थी और इसी उम्मीद के सहारे वे अंधेरे में अमेरिकी दूतावास की तरफ निकल पड़ते हैं। पर वहां पहुंचकर उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। पूरी इमारत मलबे में बदल चुकी थी और चारों तरफ गोलियों के खाली खोखे बिखरे थे। साफ था कि यहाँ मौजूद सैनिकों ने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी थी, पर कोई भी बच नहीं पाया। यह देखकर स्काइलर गुस्से में एक बंदूक उठाकर हवा में गोलियां चलाने लगता है, पर बाकी लोग उसे तुरंत रोक देते हैं। उन्हें डर था कि अगर कोई जीवित बचा है या कोई एलियन अब भी आसपास है तो यह आवाज उन सबकी मौत को खुद बुला लेगी। इसके बाद सभी दूतावास की तलाशी लेते हुए कम्युनिकेशन रूम तक पहुंच जाते हैं, जहां कई जरूरी रिपोर्ट्स अब भी सुरक्षित थी। उन फाइलों को पढ़ते ही उनके चेहरों का रंग उड़ जाता है। उनमें साफ लिखा था कि यह हमला सिर्फ रूस नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर एक साथ हुआ था।
पृथ्वी की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था ठप हो चुकी थी और अदृश्य एलियंस ने हर महाद्वीप पर इंसानों का सफाया शुरू कर दिया था। ताकतवर सेनाओं ने उन्हें रोकने की हर संभव कोशिश की, पर उनकी कोई भी तकनीक काम नहीं आई। मजबूरन बची हुई सेनाओं को भूमिगत ठिकानों में छिपना पड़ा, इस उम्मीद में कि एक दिन वे कमजोरी खोजकर पलटवार कर पाएंगे। अब मॉस्को एक खामोश कब्रिस्तान बन चुका था, जहां हर सड़क पर मौत अदृश्य रूप से घूम रही थी। सरकारी आदेश साफ था, जब तक कमजोरी का पता न चले, बचे हुए लोगों को भूमिगत सुरंगों और बंकरों में छिपकर रहना होगा। इन्हीं दस्तावेजों के बीच मिले एक पुराने नक्शे पर लाल निशान बने थे। वे समझ जाते हैं कि ये गुप्त बंकर है, जहां सेना और बचे हुए लोग छिपे हैं। पर हर बंकर के साथ लिखी छोटी संख्याएं देखकर उनका दिल बैठ जाता है, क्योंकि अब हर ठिकाने पर गिने चुने लोग ही जीवित थे। तभी उन्हें एक पुराना रेडियो मिलता है, जिससे रूसी भाषा में कोई रिकॉर्डिंग चल रही थी। नेटली तुरंत घबराकर उसे बंद करने को कहती है, क्योंकि उसकी आवाज एलियंस को खींच सकती थी। बाहर झांकते ही उन्हें एहसास होता है कि पूरा शहर अब उन हमलावरों के कब्जे में है और चमकती ऊर्जा जैसी आकृतियां हर सड़क पर जिंदगी ढूंढ रही थी। तभी उनकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ती है। कई एलियंस जमीन खोद रहे थे, मानो किसी खास चीज की तलाश में हो, पर धरती के नीचे वे क्या ढूंढ रहे थे ये अब भी रहस्य था। उसी दौरान नीचे सड़क पर स्काइलर गुस्से में बंदूक लेकर अकेला घूमता दिखता है। शॉन और बेन लड़कियों को वहीं रोककर उसे बचाने नीचे भागते हैं और साथ में नक्शा रेडियो भी ले जाते हैं, क्योंकि स्काइलर रूसी समझता था। ऊपर से नेटली देखती है कि एक एलियन उसी दिशा में उतर चुका है। वह चेतावनी देने दौड़ती है, पर तब तक पूरे इलाके की गाड़ियों की लाइटें एक साथ जल उठती हैं। एलियन को करीब पाकर स्काइलर शॉन और बेन को वापस जाने का इशारा करता है और लगातार गोलियां चलाने लगता है, पर गोलियां बेअसर साबित होती हैं और अगले ही पल वह अदृश्य शक्ति उसे भी राख में बदल देती है। अब उनके पास सिर्फ रेडियो में चल रही रिकॉर्डिंग की उम्मीद थी। तभी दूर एक इमारत की खिड़की में रोशनी दिखती है, जिसका मतलब था कि वहां कोई जिंदा है। वे जान जोखिम में डालकर वहां पहुंचते हैं। अंदर दाखिल होते ही सुबह की किरणें फैलने लगती हैं, जिससे उनका डर बढ़ जाता है, क्योंकि दिन में एलियंस ज्यादा सक्रिय हो जाते थे। अंदर एक युवती बंदूक ताने खड़ी थी। शॉन के समझाने पर वह हिचकिचाते हुए उन्हें अंदर आने देती है। उसका नाम वीसा था। वह उन्हें एक ऐसे अपार्टमेंट में ले जाती है जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। पूरा घर और उसकी पालतू बिल्ली तक मोटी धातु की चादरों से ढके हुए थे। तभी घर का मालिक सर्गे आकर बताता है कि उसने शुरुआत में ही समझ लिया था कि ये एलियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स से इंसानों को ढूंढते हैं, इसीलिए उसने घर को धातु से ढक दिया। बाहर जलती लाइट भी उसने जानबूझकर छोड़ी थी, ताकि बचे हुए लोगों को यह सुरक्षित जगह दिख सके। सर्गे पिछले कई दिनों से एलियंस की कमजोरी खोजने में लगा था। जब शॉन दूतावास का रूसी संदेश सुनाता है, तो वीसा अनुवाद करती है कि अगली सुबह मॉस्को नदी से आखिरी पनडुब्बी रवाना होगी। सर्गे समझाता है कि पनडुब्बी धातु से बनी होने के कारण एलियंस के स्कैन से बच सकती है। ये सुनते ही सभी उस पनडुब्बी तक पहुंचने का फैसला करते हैं, पर लंबा सफर तय करने से पहले वीसा एनी और नेटली खाने का सामान लेने बाहर निकलती है। जल्दबाजी में एनी लौटते समय अपार्टमेंट का दरवाजा ठीक से बंद करना भूल जाती है। उसी समय अंदर सर्गे शॉन और बेन को अपनी माइक्रोवेव गन दिखा रहा था, जो एलियंस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ढाल को कुछ समय के लिए निष्क्रिय कर सकती थी। तभी बाहर लड़कियां देखती हैं कि एक एलियन तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। वीसा के रोकने के बावजूद घबराई हुई एनी और नेटली सीधे खुले अपार्टमेंट में दौड़ पड़ती है और उनके पीछे एलियन भी अंदर घुस आता है। वे तुरंत कांच की दीवार के पीछे छिप जाती हैं, जहां स्कैनिंग मुमकिन नहीं थी। मौका पाकर सर्गे अपनी माइक्रोवेव गन चलाता है और पहली बार वो अदृश्य पारदर्शी जीव सबके सामने आ जाता है, पर गन में सिर्फ एक फायर की क्षमता थी। एलियन तुरंत आजाद होकर सर्गे पर टूट पड़ता है और उसे मार डालता है। शॉन और बेन वहां से भागते हैं, जबकि नेटली तेल फैलाकर आग लगा देती है, जिससे एलियन कुछ पल के लिए रुक जाता है। वह खिड़की की तरफ भागती है, जहां दोनों उसका इंतजार कर रहे थे, पर एनी जैसे ही छलांग लगाती है, एलियन उसे हवा में ही पकड़कर राख कर देता है। दोस्त की मौत से नेटली टूट जाती है, पर रुकने का मतलब मौत था। शॉन उसे संभालता है और वे सब खिड़की के बाहर लगी लोहे की सीढ़ियों से उतरकर भागने लगते हैं, जहां वीसा उनका इंतजार कर रही थी। तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो पूरा अपार्टमेंट आग की ऊंची लपटों में घिर चुका था। अब वहां रुकने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए वे तुरंत नदी किनारे खड़ी आखिरी पनडुब्बी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। कुछ दूर पहुंचने पर उनकी मुलाकात रूसी सैनिकों के एक छोटे दस्ते से होती है। इन सैनिकों ने अपने पूरे शरीर को मोटी धातु की परतों से ढक रखा था, ताकि एलियंस उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को पहचान न सके। वे छोटे छोटे दल बनाकर लगातार एलियंस से लड़ रहे थे और बचे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचा रहे थे। सैनिक तीनों को चेतावनी देते हैं कि उनके पीछे एक एलियन आ रहा है और तुरंत छिप जाने का इशारा करते हैं। अगले ही पल वह अदृश्य प्राणी उनके बीच पहुंच जाता है। सैनिक चारों तरफ से गोलियों और विस्फोटकों की बौछार कर देते हैं, जिससे एलियन कुछ देर के लिए पीछे हट जाता है।
पहली बार शॉन और उसके साथियों को एहसास होता है कि इन राक्षसी जीवों को रोका तो जा सकता है, पर अभी तक उन्हें पूरी तरह खत्म करने का तरीका किसी के पास नहीं था। इसी दौरान शॉन की नजर एलियन की ऊर्जा ढाल के एक टूटे हुए टुकड़े पर पड़ती है। वह उसे चुपचाप अपने पास रख लेता है, इस उम्मीद में कि शायद आगे चलकर यही चीज उनके काम आए। सैनिक उन्हें अपने अस्थायी ठिकाने पर ले जाते हैं, जहां सभी अब तक जुटाई गई जानकारी एक दूसरे से साझा करते हैं। उन्हें पता चलता है कि नदी तक पहुंचने का रास्ता बेहद खतरनाक है और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि आखिरी पनडुब्बी अब भी उनका इंतजार कर रही होगी। रास्ते में अनगिनत एलियंस घूम रहे थे, इसलिए वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। इसके बावजूद शॉन और उसके साथी उम्मीद नहीं छोड़ते। शुरुआत में सैनिक उनके साथ जाने से मना कर देते हैं, पर नेटली की विनती के बाद आखिरकार वे भी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी लोग शहर के नीचे बनी सब्बे सुरंगों का रास्ता चुनते हैं ताकि एलियंस की नजरों से बचे रह सके। सुरंगों में इतना घना अंधेरा था कि आगे का रास्ता देखने के लिए उन्हें फ्लेयर जलानी पड़ती है, पर जैसे ही रोशनी फैलती है सब समझ जाते हैं कि वहां पहले से एक एलियन मौजूद है। अगले ही पल भगदड़ मच जाती है। सभी ट्रेन ट्रैक पर छलांग लगाकर नीचे भागते हैं, पर वीसा पीछे छूट जाती है। बेन बिना एक पल सोचे उसकी मदद के लिए लौटता है। वह वीसा को तो बचा लेता है, पर खुद एलियन की पकड़ में आ जाता है। शॉन पूरी ताकत से उसे बचाने की कोशिश करता है, पर उसकी आंखों के सामने ही उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त राख बनकर खत्म हो जाता है। बेन की मौत शॉन को भीतर तक तोड़ देती है। नेटली किसी तरह उसे संभालती है और आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। आखिरकार वे नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और एक छोटी नाव के सहारे पनडुब्बी की दिशा में बढ़ने लगते हैं। अब उनके समूह में सिर्फ 3 लोग बचे थे और सफर के दौरान वे अपने खोए हुए साथियों को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं, पर उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक नाव एक बड़े पत्थर से टकराकर रुक जाती है। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, उनके सामने पूरा शहर एक भयावह दृश्य में बदल चुका था। आसमान तक उठती विशाल ऊर्जा किरणें धरती के भीतर से बिजली और प्राकृतिक संसाधनों को खींच रही थी। सैनिक बताते हैं कि यही इस हमले का असली मकसद है। ये एलियंस सिर्फ इंसानों को खत्म करने नहीं आए, बल्कि पूरी पृथ्वी की ऊर्जा लूटने आए हैं। अगर इन्हें नहीं रोका गया तो यह ग्रह पूरी तरह खाली हो जाएगा। तभी दूर नदी के बीच उन्हें आखिरी पनडुब्बी दिखाई देती है। उम्मीद की किरण सामने थी, पर उसी समय पास की एक विशाल इमारत भर भराकर उनकी नाव पर गिरने लगती है। सभी लोग पानी में छलांग लगा देते हैं। शॉन, वीसा और कुछ सैनिक किसी तरह तैरते हुए पनडुब्बी तक पहुंच जाते हैं। कप्तान उन्हें अंदर लेते ही तुरंत रवाना होने की तैयारी करने लगता है। तभी शॉन को एहसास होता है कि नेटली उनके साथ नहीं है। उसी समय दूर से फ्लेयर गन की लाल रोशनी आसमान में उठती दिखाई देती है, जिससे वह समझ जाता है कि यह संकेत नेटली ने ही दिया है। शॉन कप्तान से आखिरी बार वापस जाने की गुजारिश करता है। कप्तान पहले हिचकिचाता है, पर जब शॉन उसे सरगे की बनाई माइक्रोवेव गन दिखाता है, जिसने पहले एक एलियन को कुछ समय के लिए निष्क्रिय कर दिया था, तो इंजीनियर उसे और ताकतवर बना देते हैं ताकि अब उससे कई बार हमला किया जा सके। वीसा को पनडुब्बी पर सुरक्षित छोड़कर शॉन सैनिकों के साथ नेटली को बचाने निकल पड़ता है। अब सुबह पूरी तरह हो चुकी थी और दिन की रोशनी में एलियंस पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय थे। तभी उनके ट्रैकर पर संकेत मिलता है कि एक एलियन तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। सभी सैनिक अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। जैसे ही वह करीब आता है, शॉन माइक्रोवेव गन से फायर करता है। पहली बार एलियन की ऊर्जा ढाल टूट जाती है और वह पूरी तरह जड़ हो जाता है। बाकी सैनिक तुरंत गोलियों की बौछार कर देते हैं और कुछ ही सेकंड में वह एलियन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। यह इंसानों की पहली असली जीत थी। पहली बार उन्होंने किसी एलियन को मार गिराया था। पूरे समूह में उम्मीद की नई लहर दौड़ जाती है और अब उन्हें यकीन हो चुका था कि इन राक्षसी जीवों को हराया जा सकता है। उसी समय दूर एक बस के पास फंसी नेटली उन्हें आवाज देती है। शॉन उसकी तरफ बढ़ता है, पर तभी कई नई पीली रोशनियां एक साथ चमक उठती हैं, जिसका मतलब था कि कई एलियंस उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। सैनिक तुरंत योजना बनाते हैं। शॉन नेटली तक पहुंचने निकलता है, जबकि बाकी लोग सड़क पर पानी फैला देते हैं ताकि माइक्रोवेव गन का असर और बढ़ सके। पर एलियंस भी तेजी से हालात समझ लेते हैं और पानी के पास आने से बचने लगते हैं। तभी वीसा पनडुब्बी से बाहर निकलती है और आग के गोले दागकर उन्हें मजबूर कर देती है कि वे पानी वाले हिस्से में आए। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, सैनिक दोबारा माइक्रोवेव गन और हथियारों से हमला कर देते हैं। कुछ ही क्षणों में तीनों एलियंस नष्ट हो जाते हैं। इंसानों की यह जीत साबित कर देती है कि अब बाजी पलट सकती है। दूसरी तरफ शॉन आखिरकार बस के अंदर नेटली तक पहुंच जाता है, पर तभी बस अचानक चल पड़ती है और दोनों को एहसास होता है कि एक एलियन पहले से ही बस के भीतर मौजूद है। तेज झटकों की वजह से शॉन सही निशाना नहीं लगा पाता। अगले ही पल एलियन नेटली को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है। आखिरी क्षण में शॉन माइक्रोवेव गन चला देता है और एलियन कुछ देर के लिए निष्क्रिय हो जाता है, पर उसे खत्म करने के लिए अब उसके पास कोई हथियार नहीं बचा था। तभी उसे वह ऊर्जा ढाल का टुकड़ा याद आता है जिसे उसने पहले उठाया था।
वह पूरी ताकत से उसे एलियन पर फेंक देता है। दोनों ऊर्जा स्रोत टकराते ही जबरदस्त प्रतिक्रिया होती है और एलियन वहीं नष्ट हो जाता है। नेटली तुरंत बस रोकती है और दोनों दौड़कर वापस पनडुब्बी तक पहुंच जाते हैं। वहां सैनिक उन्हें विदा करते हुए बताते हैं कि अब वे उनके साथ नहीं जा सकते। एलियंस की कमजोरी मिल चुकी थी और अब उनका कर्तव्य था कि यह जानकारी दुनिया के हर जीवित बचे इंसान और हर सैनिक तक पहुंचाए, ताकि इंसानियत एक बार फिर अपनी धरती वापस हासिल कर सके। आखिरकार शॉन, नेटली और वीसा पनडुब्बी में सवार होकर नई उम्मीद के साथ रवाना हो जाते हैं। उन्होंने अपने लगभग सभी साथी खो दिए थे, पर अब उनके हाथ में वह हथियार था जो पूरी मानव जाति का भविष्य बदल सकता था। इसी उम्मीद के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही थ्रिलिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मूवीवर्स थ्रिलर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मूवीवर्स।